देख रहे हैं रोहतास वाणी। आज 1 जुलाई है। पूरे देश में नए कानून लागू हुए हैं। इस नए कानून से आम जनमानस कैसे प्रभावित होगी और आम जनमानस को क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज कुमार संजय जी हैं। हम संजय जी से जानना चाहेंगे कि इससे आम जनमानस कैसे प्रभावित होगी। सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है। धन्यवाद। ये जो नए कानून लागू हुए हैं, इससे आम जनमानस को क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसमें बहुत सारा नया एस्पेक्ट जो है वो जोड़ा गया है और आज के समय में जो भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षरता अधिनियम, ये तीनों नया जो आज से लागू हो रहा है भारत में, पूरे देश में, इसके पीछे का मूल उद्देश्य यही था कि बहुत पहले पुराने कानून जो भी थे बहुत पहले के थे और समय के परिवर्तन के साथ उनमें उतना अधिक परिवर्तन नहीं हो पाया था, जिसके कारण बहुत सारा चीज़ जो है जो समय के साथ बहुत तरह के अपराध आते गए या फिर बहुत सारी प्रक्रिया जो थी वो आउटडेटेड टाइप की हो गई थी। तो उसको सरकार ने काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद, बहुत सारा एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने के बाद उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया और इसलिए ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि हमारे न्यायिक व्यवस्था में और हमारे कानून में भी परिवर्तन आवश्यक है ताकि आम लोगों को जितनी अधिक से अधिक राहत दी जा सके। इससे आम जनमानस क्या आम जनमानस में प्रभाव पड़ने का, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दे दूं। पहले एफआईआर कराने के लिए आपको थाना जाना जरूरी था और बिना थाना पर गए आपका एफआईआर नहीं होना था। दूसरा चीज़ था कि आपके साथ घटना कहीं और घटी लेकिन उसका एफआईआर हर जगह हो ही जाए किसी भी थाने में, इस ढंग का प्रावधान कानून में नहीं था। सरकार द्वारा समय समय पर इस तरह का आदेश जारी हुआ था, न्यायालय द्वारा भी आदेश जारी हुआ था। 0 एफआईआर का प्रचलन जैसे आप लोग जान रहे हैं पहले से चल रहा है, लेकिन वह कानूनी रूप से कहीं उसका डेफिनेशन नहीं था या उसका प्रक्रिया का उल्लेख नहीं था। तो इस चीज़ को अब मैंडेटरी कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति, उसके साथ कोई भी घटना घटती है, वो निकटतम थाने में जाके एफआईआर करा सकता है, भले ही वो घटना किसी दूसरे थाने का हो, दूसरे जिला का हो या दूसरे राज्य का हो। तो 0 एफआईआर को इसमें डिफाइन कर दिया गया है, किस तरह से करना है, उसमें क्या कार्रवाई करनी है, वो सारा चीज़ इसमें जैसे क्लियर कर दिया गया है। दूसरा है कि इसमें पब्लिक को राहत दी गई है कि अगर कोई थाना पर नहीं आ सकता है उस समय इमीडिएट, तो वो ईमेल के जरिए या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम लिखा गया, केवल ईमेल ही नहीं है, उसमें व्हाट्सएप भी आ सकता है, दूरभाष पर भी दे सकता है। हाँ, नहीं, रिटर्न चाहिए, रिटर्न चाहिए। हाँ, तो उसमें है जैसे आप व्हाट्सएप पर ही आप अपना एप्लीकेशन टाइप करके भेज सकते हैं और वो थाना को भेज देते हैं, तो उस पर एफआईआर अब करना होगा। उसमें सिर्फ एक क्लॉज लगा दिया गया है कि उसका संज्ञान पुलिस तो ले लेगी उस घटना की, लेकिन फॉर्मल एफआईआर तभी होगा जबकि उस पर आकर आवेदक के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। इसके पीछे का भी उद्देश्य मुझे जो लगता है कि बहुत सारे लोग किसी दूसरे के नाम से ईमेल आईडी बना लेते हैं, दूसरे के नाम से कोई भी व्हाट्सएप कर देगा और वो बाद में यहाँ एफआईआर हो जाए और पता चलेगा कि भाई वो आदमी उसने तो किया ही नहीं है। तो इसको रोकने के लिए यह प्रावधान बनाया गया है कि कंप्लेंट थाना में पहुँचने के 72 घंटे के अंदर उस आदमी को थाना पर आकर अपना हस्ताक्षर उस आवेदन पर करना होगा। सर, कहीं ना कहीं इस नए कानून में न्यायालय को भी बांधा गया है जी, कि आपको सहजता से इतने दिन के अंदर, तो इससे आम नागरिक कैसे प्रभावित होगा? तो ये तो बहुत अच्छा कदम कहा जाएगा, खास करके न्यायिक प्रणाली के कारण। जैसे पुराना एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो न्याय में देरी, समझिए कि वो न्याय नहीं मिलने के समान है। किसी भी अपराध में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध होता है और उसको न्याय के लिए वर्षों बरस न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को न्याय मिलना और न मिलना बात बराबर हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में कि जैसे ही चार्जशीट होता है उसके 14 दिन के अंदर कॉग्निजेंस हो जाए
और ट्रायल उसका शुरू हो जाए। यह बहुत अच्छी व्यवस्था है ताकि जल्द से जल्द न्याय मिले, और इससे भविष्य में जो मुझे लगता है कि अपराध में काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि इससे कन्विक्शन भी बढ़ेगा। और पहले होता ये था कि ट्रायल काफ़ी दिनों बाद प्रारंभ होता था, उस समय तक कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती थी, कुछ सामाजिक दबाव हो जाता था, जिसके कारण बहुत सारे लोग गवाही देने नहीं जाते थे या हॉस्टाइल हो जाते थे, किसी तरह से उनको प्रभावित किया जा सकता था। अब वो चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, तो जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको बहुत कम समय मिलेगा, और घटना भी नहीं रहेगी तो लोगों के जहन में याद भी रहेगा, वो अच्छी तरह अपनी गवाही दे सकेंगे, साक्ष्य दे पाएंगे, और उसमें हमको लगता है कि उनको न्याय मिलेगा। सर, पुलिस को पारदर्शी बनाने के लिए जी। एक चीज़ इस कानून में आया है कि आप समय पर पूछ सकते हैं कि आपकी प्राथमिकी में आप जो प्राथमिकी दर्ज कराए हैं उसमें कहाँ तक पुलिस को सफलता मिली। तो ये कहीं ना कहीं मैंने दुरुपयोग नहीं हो सकता है इसका? दुरुपयोग इसमें है क्या कि जो आवेदक है, यानी जो कांड जिसके आवेदन पर दर्ज हुआ है, उसको अधिकार है यह जानने का, हर किसी को नहीं है। पहली बात इस बात को समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपने कोई आवेदन दिया और कोई कांड दर्ज हुआ उस पर, तो आपको यह जानने का अधिकार है कि हमारे कांड में अभी तक क्या हुआ। कोई थर्ड पर्सन आकर उसको नहीं पूछ सकता है, और उसको जानकारी देना भी नहीं। सिर्फ वही कर सकता है जो पीड़ित है वही पूछ सकता है। तो पीड़ित कहीं समाज में किसी को नहीं कह सकता है, जिसे आपका जांच प्रभावित नहीं होने की संभावना है? कर सकता है, उससे तो जांच प्रभावित हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है। हमको नहीं लगता हर कोई न्याय पाने के लिए पुलिस के पास आता है। तो इतना समझ तो उसको भी है कि कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिसको देने से मेरा जांच प्रभावित हो सकता है। उनको लगता है कि इतना तो उसको सद्बुद्धि है कि वो इस तरह की बात नहीं बताएगा। और कोई विशेष विशेष क्या है, सेक्शन का जो है चेंज हो गया है थोड़ा बहुत, जैसे सीरियल नंबर चेंज हुआ है, कुछ खास है नहीं, डेफिनेशन लगभग कमोबेश वही है। जैसे आप लोग जानते ही हैं, पहले मर्डर का सज़ा का धारा था 302, अब 103 हो गया है। उसी तरह 307 था, वो बदल के कुछ हो गया है। इसमें कुछ और चीज़ जैसे नया ऐड हुआ है। नया ऐड ये हुआ है कि वैसे अपराध जिसमें 7 साल से ज़्यादा का सज़ा है, उसमें अब फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट को बुलाना आवश्यक है। उसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला के एक्सपर्ट आएंगे, वो पीओ का जांच करेंगे। ऐसा नहीं पहले होता था कि बहुत रेयर किसी केस में बुलाया जाता था, लेकिन अब उनको साक्ष्य एकत्र करना है पीओ से और उनको रिपोर्ट देना है। दूसरा चीज़ हो गया है कि आप जो है किसी भी तलाशी का या जब्ती का अब आयोग को वीडियोग्राफी कराना है। ऐसा नहीं है कि आप कर लिए उसके बाद जब्ती सूची बन गया, वैसा कुछ नहीं। सारे प्रोसेस का वीडियोग्राफी अब होगा, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। तीसरा चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी गवाह को ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी अगर मैसेज कर दिया जाता है कि आप फलाने केस में आपकी गवाही आवश्यक है या आपसे पूछताछ आवश्यक है, उनको सूचित किया जाता है तो उनको आना होगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम घर पर नहीं थे और नहीं आ पाए, इस तरह का नहीं चलेगा, या हमको नोटिस नहीं मिला। अब नोटिस उसको भी माना जाएगा नोटिस, जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी अगर सूचित कर दिया जाता है तो इसको नोटिस माना जाएगा। तीसरा चीज़ है कि पुलिस रिपोर्ट या पुलिस पेपर जो भी होता है अभियुक्तों को दिया जाता है ड्यूरिंग ट्रायल, यानी चार्जशीट जब हो जाता है तब उसमें बहुत सारा कागज़ बर्बाद होता था, फोटोकॉपी करा के देना पड़ता था। जितने अभियुक्त रहेंगे उस केस रिकॉर्ड का कॉपी उतना कॉपी करा के देना पड़ता था। अब वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है और अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप उनको दे सकते हैं। PDF भेज दिए, ये माना जाए कि उनको मिल गया है। प्लस जो है सो महिलाओं के विरुद्ध या बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पहले सिर्फ एक बलात्कार का सेक्शन हुआ करता था जिसका सज़ा था 376 धारा। अब जो है सो गैंगरेप का भी प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें बलात्कार से बढ़ाकर सज़ा 20 साल कम से कम सज़ा कर दिया गया है।
और मैक्सिमम सजा आजीवन कारावास का है, फाइन का भी है। दूसरा चीज़ है कि पहले बालक और बालिकाओं दोनों के उम्र को अलग अलग ढंग से माइनर में डिफाइन किया गया था, लेकिन अब इसको क्लियर कर दिया गया है कि बालक हो या बालिका हो, जो भी 18 साल से कम का है वो माइनर है। तो ये सब चेंज आया है। यानी कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति के लिए अब सुगमता हो गई है। जी, ये सही मायने में कहिए तो जनता के हित में है, लोगों के हित में है। पुलिस की थोड़ी सी परेशानी तो बढ़ ही रही है, लेकिन नेचुरल है कि हम लोग को समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा, पुलिस प्रणाली को अपडेट होना पड़ेगा और पारदर्शिता आवश्यक हो गई है। बहुत तरह के आरोप पुलिस पर लगते रहे हैं, जैसा कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि आज जिनकी गवाही पुलिस ने ली है 2-4 साल बाद उनकी गवाही होती है, 6 साल बाद गवाही होती है, वो जाते हैं और न्यायालय में मुकर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारी गवाही पुलिस के समक्ष नहीं हुई थी और ये झूठ लिखा हुआ है। तो अब जैसे प्रावधान हो गया है कि जो भी गवाही होगी उसका वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करना होगा, तो अब वो डिनाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे प्रोसिक्यूशन को बहुत फ़ायदा होगा, यानी सज़ा दिलाने में आसानी होगी। अब अगला ये नहीं कह सकता कि नहीं हम ये नहीं है। दूसरा चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी गवाह का निधन हो गया तो उसकी गवाही नहीं हो पाती थी कोर्ट में, लेकिन अब अगर आयोग के पास या आयोग ने जो सबमिट किया है न्यायालय में अपना साक्ष्य, उसमें उसका वीडियो है जिसमें वो अपना गवाही दे रहा है, एडमिसिबल है। वो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, आज के डेट में उसको प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है। प्राथमिक साक्ष्य उसको न्यायालय ट्रीट करेगा और उसकी गवाही मान्य होगी। ठीक है, आप रोहतास वाणी से बात किए, आपको अनेक अनेक धन्यवाद।